नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए अगला क्लास लेके आया हूं मुगल शासन व्यवस्था। मैं मुगल साम्राज्य आपको पढ़ा रहा था, उसका आज आखिरी टॉपिक है मुगल शासन व्यवस्था, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस वक्त। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि मौसम बदल रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का देखभाल कीजिए। सर्दी के चपेट में आने की वजह से मैं आप लोग का 3 दिन का क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन हालांकि इस बीच मैंने आपको एलडीसी का इन्फॉर्मेशन दिया है, आपके साथ शेयर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो छात्र एसएससी के एलडीसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो लिंक को एक बार देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। उसमें पूरी सूचना आपको दिया गया है कि एसएससी ने क्या बदलाव किया है, आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से आप नियम कानून बनाएंगे ताकि आपका रिजल्ट हो सके। ठीक है। और आज आपको पढ़ना है मुगल शासन व्यवस्था, जो आपकी अगली क्लास है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। और मैं आप सभी से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि मौसम बदल गया है, अभी ठंडी का मौसम आ रहा है। हो सके तो कम से कम रात में सोने से पहले एक बार आप गुनगुना पानी यानी उबले हुए पानी का सेवन करेंगे, जो आपको सर्दी खांसी से बचा कर रखेगा, क्योंकि इस वक्त आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहना काफी जरूरी है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमें क्या आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूंगा उन छात्रों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं लुसेंट का क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, पीसीएस हो या बीपीएससी हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको जो प्रश्न बनते हैं वो लुसेंट से ही बनते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं लुसेंट आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करने में मदद मिलेंगे। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने लेके आता हूं। और ये जो मुगल शासन व्यवस्था, इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगर आप पीछे का एग्जाम का प्रश्न देखेंगे तो आपको उसमें से प्रश्न इसमें से टैली कर जाएगा। ठीक है। तो आज आपको पढ़ना है मुगल शासन व्यवस्था, जो आपको जरूरी होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बताया गया मंत्री परिषद को वजीर कहा जाता था, यानी मंत्री का जो समूह होता था उसको विजारत, मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। ठीक है। यानी मुगल शासन व्यवस्था में विजारत का मतलब होता था मंत्री परिषद, आपको याद रखना है। ठीक है। बाबर के शासन काल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था, और ये भी पूछेगा कि वजीर पद किस मुगल साम्राज्य में वजीर पद किसके शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण था, तो बाबर के शासन काल में। आपको याद रख लेना, देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। आगे आपका सम्राट के बाद शासक के कार्यों का संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील। देख लीजिए, सम्राट के बाद सबसे महत्वपूर्ण वकील होता था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सर्द उस सर्द एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। यानी वकील जो था, वकील जो सम्राट के बाद संचालित करता था शासन व्यवस्था, उसने अकबर ने उसको क्या किया, उसने इसको अलग अलग कर दिया। इसका नाम रखते हैं दीवान, उसके बाद मीर बख्शी, उसके बाद सर्द उस सद्र और मीर समन। ठीक है। मीर समन, ये इस तरह से नाम में विभक्त कर दिए अकबर ने। ठीक है। क्यों कर दिए? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है। आगे आपका औरंगजेब के समय में असद खान ने, देख लीजिए नाम है असद खान ने, सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। अब ये पूछता है कि औरंगजेब के शासन काल में कौन से ऐसे सर्वाधिक समय तक दीवान के पद पर कार्यरत रहे, तो उनका नाम है असद खान। आप याद रख लीजिए, ये 31 वर्ष तक थे, 31 वर्ष तक आपको याद रखना है। ये बहुत ही डीपली प्रश्न बनेगा अगर पूछा जाता है तो। यानी औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा समय तक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर रहे असद खां, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। आगे आपका मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। यानी मीर बख्शी था, वो सरकत नाम के एक पत्र पर सिग्नेचर करता था तो सेना को ना वेतन मिलता था। तो आपको पूछेगा सरकत क्या था, तो सरकत एक पत्र था, आपको याद रख लेना है। सरकत क्या था? सरकत एक पत्र था, और उस पर सिग्नेचर करता था मीर बख्शी, और सेना को उससे वेतन मिलता था। ठीक है। आगे आपका जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करना था तब उसे काजी कहा जाता था। यानी जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। यानी जब वो न्याय के विभाग का कार्य करता था तब उसको काजी कहते थे। किसको? यही सर्द न्याय विभाग को। ठीक है। आगे आपका लगानहीन भूमि मदद ए मासा का निरीक्षण सर्द करता था। जो लगानहीन भूमि था, जिसका लगान नहीं लिया जाता था, उसका निरीक्षण सर्द करता था। ठीक है। सद्र सद्र। आगे आपका सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समन, देख लीजिए, यानी सम्राट का जो घरेलू विभाग था उसका जो प्रधान था मीर
समान कहलाता था, ठीक है। यानी सरदार का जो घरेलू विभाग है जो उसको देखभाल करता था, अमीर सम्मान करता था, ठीक है। देखिए ऊपर कुछ जरूरी का चीज है जो छूट रहा, मैं उसको एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्यकर्ता इस प्रकार थे। तो सूबेदार क्या करता था, प्रांतों में शांति स्थापित करता था, आपको याद रखना है। दीवान क्या करता, प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, यानी प्रांत में जो भी राजस्व वसूला जाता था वो दीवान लाता था। बख्शी क्या करता था, बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था, यानी प्रांत में जो सेना होती थी उसकी प्रधान होता था बख्शी, ठीक है। उसके बाद फौजदार है, उसके बाद आमिल है, उसके बाद अलम अमल गुजार है, उसके बाद कोतवाल है, एक कोतवाल याद कर लीजिए, नगर का प्रधान हुआ करता था। सिकदार है, उसके बाद आमिल है। जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ, और आप नोट कर सकते हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चाकी कहलाता था। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी मुगल साम्राज्य में सूचना और गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था दरोगा, जो हम लोग का थाना में दरोगा होता है उसी तरह से उस पर दरोगा ए डाक चाकी चौकी कहलाता था, ठीक है। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान, ठीक है। उसके बाद आपका शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब, देख लीजिए मुहतसिब नामक एक अधिकार था जो जनता को न दुष्चरित्र से बचाता था, ठीक है, और शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने के से रोकता था, ठीक है। मतलब उल्टा नहीं जाना है, ठीक है। जो शरीयत में लिखा उसी के अनुसार काम करना है। आगे आपका प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा, देखिए अब प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों को सरकार में, और सरकार को परगना, और उसी को कहते थे महाल, और महाल को जिला या उसको दस्तूर कहते थे, और दस्तूर को ग्राम में बांटा गया था। यानी मुगल शासन व्यवस्था में जो सबसे छोटी इकाई थी वो था आपका दस्तूर, ये देख लीजिए दस्तूर, और दस्तूर को बांट दिया था ग्राम में। आपको बस याद रखना है मुगल शासन काल में सबसे छोटी व्यवस्था थी वो ग्राम थी, ठीक है। और सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी थी, सूबा को बांट दिया सरकार में, ठीक है। तो आपको याद रखना, सूबा से सरकार आया, सरकार से परगना आया, परगना को ही महाल कहते हैं, वहां से जिला आया, और जिला से दस्तूर आया। वही जिला और दस्तूर एक ही होता है, और दस्तूर से नीचे आपका ग्राम आया, ठीक है। तो आपको याद रखना सबसे बड़ा कौन सा होगा, सूबों में, ठीक है। यानी साम्राज्य जो था वो सूबों में बटा हुआ था, ठीक है, और सबसे बड़ा होता था सूबा, और सभी को मिलाकर के साम्राज्य, ठीक। आगे आपका प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, यहाँ देख लीजिए लिख दिया है, और ये पूछता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम, जिसे माबदा या दीह कहते थे, देख लीजिए। अब ये भी उसी का नाम है, ग्राम को ही कहते थे माबदा या दीह। माबदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला, अब देख लीजिए बहुत ही अंदर का है, माबदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्ती हो गया उसको कह दिया नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला, देख लीजिए चकला नाम की एक नई इकाई स्थापित की गई थी। यानी आपको ये पूछता है और पूछ चुका है कि निम्नलिखित मुगल शासन व्यवस्था में किसने चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की थी, तो शाहजहां ने किया था। शाहजहां, आपको पूछेगा चकला का संबंध किससे है, शाहजहां से, आप याद कर लीजिए भैया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चकला का संबंध किससे है, चकला का संबंध है आपका शाहजहां से, ठीक है। उसके बाद आता है भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। देख लीजिए भूमि में जो कर लगता था वो 3 प्रकार से बांटा गया था। एक में था आपका खालसा भूमि, दूसरा था जागीर भूमि, तीसरा था सरयूर गल, इसको कहते थे मदद ए मास, ठीक है। अब खालसा भूमि क्या होता है देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, देख लीजिए खालसा भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण होता था। उसके बाद जागीर भूमि पर तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, और ये पूछता है कि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो यही कहते हैं, देख लीजिए जागीर भूमि, यानी तनख्वाह ना दे करके उसको भूमि दे दिए और भूमि पर वो उपजाएगा और खाएगा, उसी को कहते थे जागीर भूमि। तो आपको पूछेगा कि मुगल काल में तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था, तो जागीर भूमि, ठीक है, आपको याद रख लेना है। उसके बाद है आपका सरयूर गल, इसको कहता है अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, यानी अनुदान में दे दिए, ठीक है, जिसपे टैक्स नहीं लेते हैं, ठीक है। इसे मिल्क भी कहते थे, अब देख लीजिए इसी भूमि को ना मिल्क भी कहते थे, ठीक है।
शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनी जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया। देख लीजिए, अकबर ने क्या किया, राय का उपयोग किया। ठीक है, राय राय एक पद्धति है, क्या है देख लीजिए। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु, यानी सबसे पहले इसको शेरशाह ने अपनाया था। ठीक है, अपनाए ने जाने वाली पद्धति, यानी ये शेरशाह द्वारा अपनाया गया था। अब फिर इसको मुगल साम्राज्य में अकबर ने भी इस्तेमाल किया। ठीक है, वो पद्धति है राय, यानी जब पहले शेरशाह ने इसका इस्तेमाल किया था भू राजस्व हेतु, फिर मुगल काल में अकबर ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, और ये पूछता है कि मुगल काल में करोरी नामक अधिकारी का नियुक्ति किसने किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक है, 1573 ईस्वी में। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, यानी ये जो नाम रख दिया करोड़ी, वो क्या करता था, उस क्षेत्र से ना 1 करोड़ दाम वसूलता था, यानी टैक्स। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला, देख लीजिए पूछता है, दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। और ये पूछेगा कि दहसाला का संबंध किससे है, तो अकबर से। कब चालू किया, 1580 में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त किसने लेके आया, अकबर ने। ये किससे संबंधित है, तो ये एक कर है। ठीक है, एक नवीन कर है। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। देख लीजिए, आप ऑप्शन में पूछ दिया आपको कि 10 साल का संबंध किससे है, और अकबर ऑप्शन में नहीं है, तब आप मारेंगे उसमें टोडरमल। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको उलझा देगा। ठीक है, ये व्यवस्था तो लेके आया था अकबर, लेकिन उसी के दरबार में थे टोडरमल, जो इसको संभालते थे, इस व्यवस्था की देख रेख करते थे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा टोडरमल। ठीक है, 10 साला बंदोबस्त संबंधित किससे है, टोडरमल से, और ये अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में, अब देख लीजिए, भूमि को 4 भागों में बांट दिया। मतलब 10 साला के अंतर्गत भूमि को 4 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन है देख लीजिए। पहले है पोल्ज। पोल्ज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। याद रख लीजिए, बहुत ही अंदर का टर्म है, और ये पूछ देता है तो इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, वर्ष में 2 बार इस पे फसल लगाया जाता था पोल्ज में। एक है पड़ती, इस भूमि में 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, यानी पड़ती है, यानी एक बार 1 या 2 वर्ष के बाद इसमें खेती करेंगे। उसके बाद चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में, देख लीजिए, या तो 3 वर्ष या तो 4 वर्ष के अंतराल में इस पर खेती करेंगे। ठीक है, उसके बाद बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। बंजर मतलब आप तो ऐसे भी जान जाइएगा, जो जिस पे खेती नहीं होता था, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। देख लीजिए, मतलब बंजर भूमि है तो उस पर लगान वसूला नहीं जाता था। पोज पोल्ज है, पोल्ज है जो एक वर्ष में 2 बार फसल उगाया जाता था। पड़ती है जिसमें 1 से 2 वर्ष में उगाया जाता था, और चाचर है जिसमें 3 से 4 वर्ष में उगाया जाता था। ठीक है, आगे आपका 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर, देख लीजिए, खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती। अब ये पूछता है जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है, तो अब ऑप्शन में टोडरमल है तो मारिए, अगर टोडरमल नहीं है, अकबर है तो अकबर मारिए, क्योंकि उसी के शासनकाल में आया था। ठीक है, और इसको टोडरमल ने चालू किया था। तो भू राजस्व की जो एक नया पद्धति लेके आया टोडरमल, वो है जब्ती। जब्ती प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी हो गई। देखिए, अब इसमें 2 प्रकार का कर निर्धारण करेगा। ठीक है, एक है दक्षिश, ठीक है, और दूसरा है तहसील। मतलब एक को कहते हैं दक्षिश, और दूसरे को कहते हैं तहसील, दूसरे को कहते हैं तहसील। आगे है औरंगजेब ने अपने शासन काल में नस्क प्रणाली, देख लीजिए, नाम है नस्क प्रणाली को अपनाया, और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। देख लीजिए, अब पूछेगा कि मुगल साम्राज्य में नस्क प्रणाली को किसने अपनाया था, तो आपको याद रखना है औरंगजेब आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, यानी जो खेती करते हैं वो 3 वर्ग में, अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। एक था आपका खुद काश्त, ठीक है, खुद काश्त, एक किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवास करते थे। तो जहां वे निवास करते थे वहां खेती करते थे, वो हो गया खुद काश्त। दूसरा है आपका पाही काश्त। अब पाही काश्त क्या है देख लीजिए, ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। ठीक है, मतलब ये अलग अलग गांव में जाते थे, दूसरे गांव में, वहां पे खेती करते थे। ठीक है, ये हो गए पाही काश्त। उसके बाद है मुजारियन, ये खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, यानी इनके पास खेत नहीं था, ये दूसरे से कृषि करने के लिए भूमि लेते थे, उस पर किसान करते थे। ये हो गया आपका मुजारियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई, और ये पूछता है
पूछता है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा रुपया किसके समय में ढलाई किया गया, तो उत्तर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक रुपया का ढलाई हुआ। ठीक है, मुगल काल में सबसे अधिक रुपया का ढलाई हुआ औरंगजेब के समय में, यानी छपाई। ठीक है, आगे आपका आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां। अब ये भी पूछता है, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये VVI हो गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि पूछेगा आना सिक्का का प्रचलन किसने किया, तो आना सिक्का किसने किया, आपका शाहजहां। यानी मुगल शासन व्यवस्था में आना सिक्का लेके आया शाहजहां ने। ठीक है, और ये पूछता है, आप याद कर लीजिए इसको। ठीक है, पूछेगा कि आना सिक्का किसके समय प्रचलित हुआ, तो शाहजहां के काल में। ठीक है, जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। देख लीजिए, अब आ गया जहांगीर। जहांगीर क्या किया, अपने समय में ना सिक्का पर अपना आकृति बनवा लिया, आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। देख लीजिए, अपना और अपनी नूरजहां का भी नाम उस पर अंकित करवाया उसने सिक्कों पर। ठीक है, सबसे बड़ा सिक्का संसब। देख लीजिए, ये पूछता है, जो सोना का था, ये पूछता है कि मुगल साम्राज्य में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, ससब कहा जाता था, संसब, संसब कहा जाता था। ठीक है, आपको पूछेगा संसब सिक्के का संबंध किस राजवंश से है, तो मुगल। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सिक्का जो होता था संसब था, जो सोना का था। ठीक है, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही। देख लिए, सबसे बड़ा हो गया संसब, और सबसे प्रचलित, प्रचलित मतलब लोकप्रिय, ये हो गया इलाही। आपको पूछेगा कि इलाही सोने का सिक्का किसके समय में चलाया गया था, तो मुगल काल में। ठीक है, आपको याद रखना है, मुगल काल में। तो सबसे प्रचलित सिक्का हो गया इलाही, और सबसे बड़ा सोने का सिक्का हो गया संसब हो गया। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम में फंस सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखना है। सबसे बड़ा था संसब, और सबसे प्रचलित तो इलाही। उसके बाद आता है आपका मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी था। आपको ये भी याद रखना, ये भी पूछता है कि मुगल कालीन शासन व्यवस्था का आधार क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो चांदी था। आपको याद रखना है। आगे आपका दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। यानी दैनिक लेन देन करना है तो तांबे का प्रयोग कर सकते थे, यानी किया जाता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपया है तो 40 दाम होते थे उस समय। मुगल सेना 4 विभाग में बटी थी, और ये पूछता है कि मुगल सेना कितने विभाग में बटी हुई थी, तो 4 विभाग में। आपको याद रखना है, एक है पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखान और हाथी सेना। ये सब अलग अलग सेना 4 भाग में बटे हुए थे, जिसका नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसुदारी। अब ये पूछता है कि मुगल कालीन सेना की जो व्यवस्था था किस पे आधारित है, तो मनसुदारी प्रथा पर आधारित थी, और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। अब ये भी पूछेगा कि मनसुदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने। आप इसको नोट कर लीजिए, मनसुदारी प्रथा का प्रचलन किसने लेके आया था, अकबर ने मुगल साम्राज्य में। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था थी वो मनसुदारी प्रथा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 से 500 तक मंस प्राप्त करने वाले मंसूदार, 500 से 2500 तक मंस प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मंस प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। यानी मुगल समय में, मुगल के काल में जो मनसब प्राप्त करता था उसके अनुसार उसका नाम दिया गया था। ठीक है, कम प्राप्त करता था मनसबदार, 500 से 2500 तो उमरा, और 2500 से ऊपर अमीर आजम। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। जात से व्यक्ति के वेतन, देख लीजिए, वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञात होता था। यानी जात से पता चलता था व्यक्ति का वेतन कितना है, उसका प्रतिष्ठा क्या है। ठीक है, सवार पद से घुड़सवार दस्ता की संख्या ज्ञात की जाती थी। ठीक है, आगे जहांगीर ने सवार पद में 2 असप्पा एवं सी असप्पा व्यवस्था लेके आया। यानी ये पूछेगा कि किसके समय में 2 असप्पा और सी असप्पा व्यवस्था लाया गया था, तो जहांगीर के समय में। आपको याद रखना। ठीक है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है जो उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, आप देख लीजिए, और उसके नीचे मैंने लाइन लगा दिया, चेन लगा दिया, ताकि आप उसको समझ सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था जो थी एक था गल्ला मक्सी, उसके बाद आपका नमक, उसके बाद जब्ती। क्या क्या आपको याद रखना है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जब्ती याद रखना है। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चित किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। यानी जब्ती टैक्स लग गया तो आपको टैक्स में नगद पैसा देना है। ठीक है, अगर आपका नशक लगा हुआ तो इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का
अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी, ठीक है। यानी फसल लगा हुआ खेत में तो उसको देख लिया, अनुमान लगा लिया, और जब फसल कटेगा ना तब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया नसक। उसके बाद है गल्ला बक्सी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, यानी इसमें से कुछ भाग है सरकार ले लेता था, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने बन रहे थे मुगल शासन व्यवस्था से, जिसको मैंने उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। आप इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे, और एग्जाम में आने आने पर आप इसको 100% बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मौसम चेंज हो रहा है तो अपने सेहत का देखभाल कीजिए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।